हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू जीटेक पॉली। दोस्तों, हम डीएसएमएस की स्टडी कर रहे हैं और डीएसएमएस में जो हमारा रिमेनिंग सिलेबस है उसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हम डिस्कस करेंगे। तो रिमेनिंग सिलेबस में एक तो हमारा स्टील बीम का पार्ट 3 बचा हुआ था, स्टील बीम का पार्ट 3, यानी कि जिसमें कि हमें डिजाइन करना है स्टील बीम का। ये तो अब हम इस वीडियो में स्टील बीम का पार्ट 3 कवर करेंगे, जिसमें कि एक ही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, पार्श्विक आवत धरण के लिए अभिकल्पन के चरण लिखे हैं, यानी डिजाइन ऑफ लेटरली रेस्ट्रेंट बीम। लेटरली रेस्ट्रेंट बीम का डिजाइन करना है हमें, ठीक है। तो सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि लेटरली रेस्ट्रेंट बीम होती क्या है, पार्श्विक आवत धरण क्या होती है। ये भी टिप्पणी के रूप में 2-2 नंबर में कई बार रिपीट हुआ है क्वेश्चन। जैसे 10 नंबर का क्वेश्चन आएगा, 5 टॉपिक देगा आपको टिप्पणी लिखने के लिए, तो उनमें से ये टॉपिक भी कई बार रिपीट हुआ है कि पार्श्विक आवत धरण क्या होती है, लेटरल रेस्ट्रेंट बीम होती क्या है। तो सबसे पहले मैं आपको जल्दी से इसकी डेफिनेशन बता दूं, उसके बाद फिर हम इसके डिजाइन के स्टेप देखेंगे और उन्हीं स्टेप को फॉलो करते हुए एक मैं आपको क्वेश्चन भी कराऊंगा डिजाइन का। तो सबसे पहले बात करते हैं हम किसकी, पार्श्विक आवत धरण की डेफिनेशन की। तो दोस्तों, आपको पता है यदि कोई भी बीम हो तो इस बीम पर जो लोड आता है वो लोड कैसा होता है। इस पर कोई लोड आ रहा है तो इस लोड को हम क्या बोलते हैं, इसको कहते हैं ट्रांसवर्ज लोड। यानी नॉर्मली किसी भी बीम पर ट्रांसवर्ज लोड आता है, आप अच्छे से जानते हैं। अब इस लोड के कारण बीम में क्या होता है, तो इस लोड के कारण दोस्तों, जैसे ये कोई बीम है, सपोज ये बीम है, कोई आई बीम है कोई, ये तो इस लोड के कारण क्या होता है, ये बीम का जो वेव है ना, ये क्या होता है, साइड में थोड़ा सा विस्थापित हो जाता है, इसमें विस्थापन आ जाता है। मतलब किसी भी बीम पर ट्रांसवर्ज लोड आता है और जिस लोड के कारण ये बीम क्या करती है, इसमें पार्श्व विस्थापन आ जाता है, लेटरल डिस्प्लेसमेंट आ जाता है। और इस लेटरल डिस्प्लेसमेंट की वजह से बीम बकल कर जाती है, बीम में बकलिंग आ जाती है। समझ पा रहे हैं क्या करना है आपको। किसी भी बीम पर कोई ट्रांसवर्ज लोड आया, इस लोड के कारण बीम क्या होगी, साइड में थोड़ी सी विस्थापित हो गई, इसे पार्श्व विस्थापन बोलते हैं, लेटरल डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं। इस लेटरल डिस्प्लेसमेंट को हम क्या कहते हैं, ये बकल कर गई बीम, यानी इसके फलस्वरूप बीम में बकलिंग हो गई। अब इस बीम की बकलिंग को रोकने के लिए, बीम में ऐसी कंडीशन ना हो, यानी बीम में बकलिंग ना हो, इसको रोकने के लिए हम क्या करते हैं, बीम की जो ऊपर वाली फ्लेंज होती है, जिसे कि हम संपीड़न फ्लेंज कहते हैं, कंप्रेसिव फ्लेंज कहते हैं, इस कंप्रेसिव फ्लेंज को हम एक कंक्रीट के ब्लॉक में इम्बेड कर देते हैं। इम्बेड का मतलब क्या हो गया, इसको अंत स्थापित कर देते हैं, यानी फिक्स कर देते हैं इसके ऊपर वाली फ्लेंज को, जैसे कि हम कंप्रेसिव फ्लेंज बोलते हैं। और इस तरह जब हमने इसको फिक्स कर दिया तो ऐसी कंडीशन को, ऐसी स्थिति को हम क्या बोलते हैं, लेटरली रेस्ट्रेंट बीम बोलते हैं। तो दोस्तों, मैं आपको आज की क्लास का पीडीएफ नहीं दूंगा, इसीलिए जो भी कंटेंट पढ़ाऊंगा मैं पहले ही आपको लिख दूंगा, आप यहाँ पर स्क्रीनशॉट लेके नोट कर सकते हैं, ठीक है। आपको इतना समझ आ गया कि लेटरली रेस्ट्रेंट बीम क्या होती है। तो यही मैंने थ्योरी की फॉर्म में लिखा हुआ है कि सामान्यतः बीम पर ट्रांसवर्ज लोड आता है, जिसके कारण बीम में लेटरल डिस्प्लेसमेंट यानी कि पार्श्व विस्थापन आ जाता है, जिसके फलस्वरूप बीम में बकलिंग की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। और इस स्थिति को रोकने के लिए बीम की कंप्रेसिव फ्लेंज को पूरे लंबाई में लेटरल डिस्प्लेसमेंट के लिए कंक्रीट में एम्बेडेड करके आबद्ध किया जाता है, जिसे हम क्या कहते हैं, लेटरली रेस्ट्रेंट बीम कहते हैं। आप डायग्राम से बिल्कुल इजीली समझ सकते हैं। आप यहाँ से बोलेंगे किसी भी बीम पर कोई ट्रांसवर्ज लोड आता है, इस ट्रांसवर्ज लोड की वजह से बीम में क्या होता है, लेटरल डिस्प्लेसमेंट हो जाता है, जिसके फलस्वरूप बीम में बकलिंग आ जाती है। इस बकलिंग को रोकने के लिए बीम के ऊपर वाली कंप्रेसिव फ्लेंज को हम किसी कंक्रीट ब्लॉक में एम्बेडेड कर देते हैं, इसी को हम कहते हैं लेटरली रेस्ट्रेंट बीम। आई थिंक डेफिनेशन क्लियर है। अब जल्दी से कवर करते हैं इसके स्टेप। स्टेप को मैं आपको बिल्कुल स्लोली समझाऊंगा बहुत अच्छे से, क्योंकि स्टेप मोस्ट इंपॉर्टेंट है। केवल 3 स्टेप में हम लेटरल रेस्ट्रेंट बीम का डिजाइन कवर कर लेंगे। तीनों स्टेप मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान से समझना है। तो मैं इसको जल्दी से रफ करके फिर आपको डिजाइन के स्टेप समझाता हूँ, आप ध्यान से समझेंगे। देखिए इधर, तो देखिए दोस्तों, अब बात करते हैं हम स्टील यानी डिजाइन ऑफ लेटरली रेस्ट्रेंट बीम की, यानी कि अब हम डिजाइन के स्टेप की बात करेंगे। तो मैंने आपको बताया था कि लेटरल रेस्ट्रेंट बीम की डिजाइन के मेन 3 स्टेप होते हैं। तीनों स्टेप को आपको बहुत ध्यान से समझना है। तो इसमें सबसे पहला जो स्टेप होगा हमारा स्टेप 1, इसको देखेंगे पहले, स्टेप फर्स्ट। इजीली समझना आप, बहुत आसान स्टेप है इसके और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, 10 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाएगा ये। तो स्टेप फर्स्ट है इसका, यानी पहले हम करेंगे लोड की कैलकुलेशन। तो स्टेप फर्स्ट रहेगा कैलकुलेशन फॉर लोड, कैलकुलेशन फॉर लोड्स। लोड मतलब हो गया भार, यानी भारों की
गणना। सबसे पहले स्टेप में क्या करेंगे आप कि बीम के ऊपर जो भी लोड्स आ रहे हैं आप पहले उन लोड को कैलकुलेट करेंगे। तो बीम पर दो ही तरह के लोड आते हैं, एक तो होता है आपका इम्पोज्ड लोड जो बीम के ऊपर काम करता है, ठीक है। पहला लोड क्या होगा, इम्पोज्ड लोड। सबसे पहला आएगा इसके ऊपर इम्पोज्ड लोड। इम्पोज्ड लोड इसे हिंदी में कहते हैं अध्यारोपित भार। अध्यारोपित भार, ठीक। एक तो आएगा इम्पोज्ड लोड, इसे W1 से डिनोट कर सकते हैं आप। ये क्वेश्चन में आपको दिया जाएगा, ये गिवन होगा क्वेश्चन में कि बीम के ऊपर कितना लोड आ रहा है, वो इम्पोज्ड लोड होगा, ये क्वेश्चन में दिया जाएगा। दूसरा लोड होगा आपका बीम का स्वयं का भार यानी सेल्फ लोड। दूसरा हो जाएगा सेल्फ लोड, इसे बोलेंगे बीम का स्वयं का भार। स्वयं का भार। अब बीम का स्वयं का भार कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो यहाँ पर यानी लेटरली रेस्ट्रेंट बीम के लिए बीम का स्वयं का भार जो होगा W2, ये डिपेंड करेगा दोस्तों स्पैन पर। डिपेंड ऑन स्पैन, यानी बीम का जो स्पैन होगा, जो लंबाई होगी उसकी, ये उस पर डिपेंड करेगा, उसी के अकॉर्डिंग निकाला जाएगा। और ये हमेशा W1 की परसेंटेज वैल्यू के हिसाब से निकालते हैं। यानी कि एक तरफ मैं लिख रहा हूँ स्पैन, एक तरफ हम लिखेंगे स्पैन और एक तरफ लिखेंगे इसका सेल्फ लोड W2, ठीक है। अगर किसी भी बीम का स्पैन 3 मीटर तक है, 3 मीटर तक है स्पैन, तो 3 मीटर तक स्पैन के लिए जो W2 की वैल्यू होगी दोस्तों, वो W1 का 1.5% लेते हैं, 1.5%। समझ पा रहे हैं। अगर इसके स्पैन की वैल्यू 3 मीटर से 6 मीटर तक होगी, 3 से 6 मीटर तक होगी, तो इसको लेते हैं W1 का 2%। W1 का 2% लेते हैं। और अगर स्पैन की वैल्यू 6 मीटर से ज़्यादा होगी, 6 मीटर से अधिक, तो इस केस में W2 की जो वैल्यू आएगी, सेल्फ लोड की जो वैल्यू आएगी, वो W1 का लेंगे 3.5%, 3.5% लेते हैं। समझ पा रहे हैं। तो आपको ये दो लोड कैलकुलेट करने थे, कौन कौन से, इम्पोज्ड लोड जो कि क्वेश्चन में गिवन होगा, दूसरा सेल्फ लोड बीम का स्वयं का भार, ये डिपेंड करेगा स्पैन पर। स्पैन पर ये IS कोड के अकॉर्डिंग फिक्स है वैल्यू, यानी कि इसको W1 का कितना लेते हैं, 1.5%। अगर 3 मीटर तक स्पैन है, 3 से 6 है तो W1 का 2% लेंगे, और 6 मीटर से ज़्यादा है तो W1 का 3.5% लेते हैं। अब आपने दोनों लोड निकाल लिए, इन दोनों को ऐड करके आप टोटल लोड निकाल देंगे। क्या निकाल देंगे यहाँ से, टोटल लोड। तो टोटल लोड जो W आएगा वो क्या हो जाएगा, W1 प्लस W2। इस तरह से आपको क्या करना है, फर्स्ट स्टेप में लोड के लिए कैलकुलेशन करनी है। लोड की कैलकुलेशन समझ आ गई, फर्स्ट स्टेप हो गया कंप्लीट। बिल्कुल ऐसे ही आपको एग्जाम में लिख करके आना अगर स्टेप पूछे जाएंगे तो, और क्वेश्चन भी पूछा जाएगा, क्वेश्चन भी ऐसे ही कैलकुलेट करना है। W1 दिया होगा, W2 इस W1 का परसेंटेज लेकर निकाल लेंगे स्पैन के अनुसार। दोनों चीज़ क्वेश्चन में देगा, W1 भी और स्पैन भी। समझ आ रहा है, केवल दो ही चीज़ देगा इसमें आपको, स्पैन और W1। स्टेप 1 समझ आ गया। अब बात करते हैं स्टेप 2 की। देखिए अब क्या करेंगे आप, स्टेप 1 में आपने क्या निकाल लिया, लोड निकाल लिया। अब लोड निकाल के आपको जो आपकी लेटरली रेस्ट्रेंट बीम है, आई सेक्शन है, आपको इसका चयन करना है। दूसरे सेक्शन में आप चयन करेंगे। स्टील में, DSMS में जितने भी आपके डिजाइन के क्वेश्चंस हैं, मैक्स टू मैक्स डिजाइन में आपने सेक्शन का चयन जरूर किया है। तो आपको यहाँ पर भी क्या करना है, सेक्शन का चयन करना है सेकंड स्टेप में। स्टेप फर्स्ट क्लियर है, आप इसको नोट कर लीजिए अच्छे से, ठीक है। अब देखिए स्टेप 2, इसका PDF आपको नहीं मिल पाएगा, इसलिए आप साथ साथ लिखते रहना वैल्यू को। स्टेप सेकंड को देखेंगे। सेकंड स्टेप रहेगा इसमें आपका स्टेप 2, खंड का चयन, यानी कि लिख देंगे आप चूजिंग ए सेक्शन। चूजिंग ए सेक्शन, आपको किसी एक खंड का चयन करना है। अब आपको खंड का चयन कैसे करना है इसमें, तो इसमें खंड का चयन करने के लिए आपको दो चीज़ों को देखना होगा। सबसे पहली चीज़ आप निकालेंगे आवश्यक आकृति मापांक। आवश्यक आकृति मापांक, इंग्लिश में बोलते हैं इसको रिक्वायर्ड सेक्शन मॉडुलस। रिक्वायर्ड सेक्शन मॉडुलस, जिसे आप Z से डिनोट करते हैं।
सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, इसमें जेड निकालेंगे। जेड का फॉर्मूला आप अच्छे से जानते हैं, क्या होता है, एम अपॉन सिग्मा बी। इसका फॉर्मूला होता है एम अपॉन सिग्मा बी। बी की जगह बी सी लगा सकते हैं आप, ठीक है। बेंडिंग स्ट्रेस है ये। तो एम की वैल्यू कैसे निकालेंगे, तो आपको पता है किसी भी सिंपली सपोर्टेड बीम के लिए एम का मान होता है डब्ल्यू एल स्क्वायर अपॉन 8। डब्ल्यू आप स्टेप फर्स्ट में निकाल चुके हैं, स्टेप 1 में आपने डब्ल्यू निकाला, एल आपको क्वेश्चन में दिया होगा स्पेन की वैल्यू, डिवाइड कर देंगे 8 से, आपको एम मिल गया। सिग्मा बी सी, आप सिग्मा बी सी कहाँ से लाएंगे, तो सिग्मा बी सी की वैल्यू आपको पता है कितनी होती है। सिग्मा बी सी की वैल्यू IS कोड के अकॉर्डिंग 0.66 FY होती है। FY 250 के लिए इसकी वैल्यू हम कितना ले लेते हैं, यहाँ लिख दे रहा हूँ, फॉर FY इक्वल टू 250 के लिए जो सिग्मा बी सी की वैल्यू आती है, ये आती है, आप यहाँ पर रख देंगे 250 तो 165 आ जाएगा, 165 न्यूटन पर mm स्क्वायर। समझ आ रहा है इतना। तो क्या करना है आपको, m की और सिग्मा बी सी की वैल्यू यहाँ पुट करके z निकाल देना है, आपको यहाँ से z मिल जाएगा। अब दूसरी चीज़ क्या निकालेंगे आप इसमें, एक तो z निकालना है आपको और दूसरा निकालना है इसमें, यहाँ लिख दे रहा हूँ मैं सेकंड पॉइंट, सेकंड निकालना है आवश्यक विक्षेप के लिए। किसके लिए, विक्षेप के लिए, यहाँ लिखेंगे सेकंड पॉइंट में, विक्षेप के लिए आवश्यक गहराई। मतलब आपको क्या निकालना, रिक्वायर्ड डेप्थ निकालनी है, रिक्वायर्ड डेप्थ फॉर डिफ्लेक्शन। डिफ्लेक्शन के लिए आपको आवश्यक लंबाई निकालनी है और ये आवश्यक लंबाई दोस्तों IS कोड के अकॉर्डिंग फिक्स है। कैपिटल D बराबर 55 mm पर मीटर स्पेन लेते हैं, पर मीटर स्पेन। पर मीटर स्पेन से मतलब क्या है, 1 मीटर स्पेन के लिए 55 mm लेते हैं। अगर 2 मीटर दे रखा होगा तो 55 गुणा 2 हो जाएगा, 3 मीटर देगा तो 55 गुणा 3 हो जाएगा। इस तरह से आप क्या निकाल देंगे, D की वैल्यू। डेट मीन्स क्या हो गया, D बराबर कितना हो जाएगा आपका यहाँ से 55 और इंटू में जितना भी आपको स्पेन दिया होगा, तो आप याद रखेंगे यहाँ से D बराबर 55 इंटू L हो गया। तो आपको इसमें दो ही चीज़ निकालनी थी खंड का चयन करने के लिए, एक तो आकृति मापांक निकालना, Z बराबर M अपॉन सिग्मा बी सी। M का मान WL स्क्वायर बाई 8 से निकालेंगे, सिग्मा बी सी का मान 165 पुट कर देंगे यहाँ पर, इस तरह Z मिल जाएगा। D की वैल्यू 55 गुणा L से निकालेंगे, D और Z दोनों मिल गए। अब D और Z के अनुसार दोस्तों आपको क्या करना है, स्टील टेबल में, स्टील टेबल से ऐसे आई सेक्शन का चयन करना है जिसके लिए जो गहराई होगी, गहराई यानी कि जो D होगा, जिसके लिए जो आपका इसमें सेकंड पॉइंट में आपने D निकाला है, सेकंड पॉइंट में D, इस D से इस D के बराबर हो, या तो इस D के क्या हो, बराबर हो, या फिर इससे अधिक हो, या अधिक हो। ठीक है, स्टील टेबल से ऐसे आई सेक्शन का चयन करना है जिसके लिए गहराई जो होगी, जो आपने D यहाँ निकाला है, इस D से या तो इस D के बराबर हो या फिर इससे अधिक हो। ठीक है, मतलब इसके लगभग बराबर होना चाहिए, समथिंग में होना चाहिए, थोड़ा कम या ज़्यादा। ठीक है, एंड क्या हो, जो आपने Z निकाला है, एंड इसका सेक्शन मॉडुलस, एंड इसका जो स्टील टेबल में ZXX दे रखा होगा, वो आपने जो फर्स्ट पॉइंट में Z निकाला है, इस Z से अधिक होना चाहिए, ठीक है। तो आपको स्टील टेबल में जाना है, स्टील टेबल में जाकर देखना है, एक तो Z देखना है, इसका Z जितना भी निकला है उससे आपको ज़्यादा Z वाले आई सेक्शन का चयन करना है। आपको आई स्टील बीम वाले सेक्शन में जाना है, जहाँ पर आई स्टील बीम दे रखी है, उसमें देखना है कि इस Z से ज़्यादा Z वाला कौन सा सेक्शन है और इस D के लगभग बराबर D होनी चाहिए, समथिंग। इस तरह से आपको क्या करना है, सेक्शन का चयन कर लेना है। तो आपका ये हो गया सेकंड स्टेप, आसान था। अब आपने क्या किया, पहले स्टेप में लोड को कैलकुलेट किया, दूसरे स्टेप में आपने खंड का चयन कर लिया, जिसमें कि आपने सेक्शन मॉडुलस और गहराई के अनुसार सेक्शन को चुन लिया। अब तीसरे स्टेप में क्या करेंगे, आपने जिस सेक्शन का चयन किया है, अब इस सेक्शन के सुरक्षा की जांच करेंगे। ठीक है,
चेक फॉर सेफ्टी लगाएंगे तीसरे स्टेप में। तो स्टेप 3 लिख रहा हूँ मैं यहाँ पर। अब बस आप इजीली ऐसे समझते चलना, आसान है बिल्कुल। स्टेप 3 में क्या करेंगे, हम चेक करेंगे, ठीक है। मैं थोड़ी सी स्पीड बढ़ा रहा हूँ, हल्की सी, ठीक है, आपको समझ आ गया होगा। मैं हल्की सी स्पीड बढ़ा रहा हूँ बस, क्वेश्चन को बहुत फास्ट करा दूंगा, बस आप एक बार स्टेप समझ लो, क्वेश्चन आपका 10 मिनट में कवर हो जाएगा। तो स्टेप तीसरा हो जाएगा यहाँ से हमारा, स्टेप 3 हो जाएगा सुरक्षा के लिए जांच। सुरक्षा के लिए जांच, ठीक है। यहाँ लिख देंगे आप चेक फॉर सेफ्टी। अब सेफ्टी के लिए चेक लगाइए। तो सेफ्टी के लिए चेक कैसे लगाएंगे आप? तो सबसे पहले मैंने आपको बताया भी था, जब किसी भी बीम पर लोड आता है तो 5 इफेक्ट होते हैं। 5 में से आपको 3 के लिए लगाना चेक केवल। एक तो लगाना आपको सबसे पहले लगाना है चेक बेंडिंग स्ट्रेस के लिए। किसके लिए? फॉर बेंडिंग स्ट्रेस। फॉर बेंडिंग स्ट्रेस, ये सब मैं आपको पढ़ा चुका हूँ लोड के इफेक्ट्स वाले टॉपिक में। यानी कि इसका जो फर्स्ट पार्ट मैंने कराया था, फर्स्ट पार्ट में थ्योरी कराई थी ना, तो आप उसके बाद सेकंड पार्ट में क्वेश्चन कराए थे। तो सेकंड पार्ट में जो क्वेश्चन कराए थे ना, उन्हीं पे बेस्ड है बस ये। तो फॉर बेंडिंग स्ट्रेस बेंडिंग स्ट्रेस के लिए चेक लगाना है। तो बेंडिंग स्ट्रेस को सिग्मा बीसी बोलते हैं। सिग्मा बीसी का फॉर्मूला क्या होगा? तो आपको पता है सिग्मा बीसी। देखिए, जब भी आप सिग्मा बीसी का फॉर्मूला लिखा था, आपको बस एक ही चीज़ याद रखना, क्या मैंने आपको बताया भी था, जब भी भूल जाए फॉर्मूला, सिर्फ सिग्मा का फॉर्मूला माई अपॉन आई से याद रखेंगे, ठीक है। सिंपल ट्रिक है। बाई को नीचे ले आएंगे यहाँ से, बाई यहाँ जाएगा तो एम अपॉन आई अपॉन बाई को जेड बोलते हैं। तो सिग्मा क्या मिल जाएगा आपको? एम अपॉन जेड मिल जाएगा। समझ आ रहा है? इतना समझ आ रहा है यहाँ तक? क्या हो जाएगा? सिग्मा बीसी बराबर एम अपॉन जेड। अब यहाँ से आगे समझना है, एम के लिए एम का फॉर्मूला कहाँ से लाएंगे आप? अब यहाँ पर एम की वैल्यू आप स्टेप सेकंड वाली मत लिख देना गलती से भी। यहाँ पर एम आपको अलग निकालना पड़ेगा, क्योंकि डब्लू एल स्क्वायर बाई 8 लगाएंगे आप। और ये जो डब्लू होगा, ये स्टेप 1 वाला डब्लू नहीं होगा दोस्तों। यहाँ पर डब्लू आपका अलग रहेगा। यहाँ पर डब्लू क्या होगा? यहाँ पर डब्लू में आपका एक तो स्टेप 1 में जो W1 था वो रहेगा, प्लस में जो सेल्फ लोड होगा ना बीम का सेल्फ लोड जो होगा वो स्टील टेबल से लिया जाएगा। स्टील टेबल से, समझ पा रहे हैं? यानी कि जो W आएगा आपका, यहाँ पर क्या आएगा? एक तो W1 जो क्वेश्चन में दिया होगा इम्पोज लोड, वो रहेगा। इसके अलावा W2 कौन सा रहेगा आपका? फर्स्ट स्टेप में तो आपने एज्यूम किया था, वो परसेंटेज के अकॉर्डिंग 1.5% लेते हैं W1 का, 2%, 3.5%। लेकिन यहाँ पर क्या करना है आपको? स्टील टेबल से, क्योंकि हम जांच कर रहे हैं जो हमने खंड चुना है उसकी। तो हम चयनित खंड की जांच कर रहे हैं, तो चयनित खंड के लिए स्टील टेबल से आपको देखना है इसका वेट कितना है, सेल्फ वेट। तो सेल्फ वेट प्लस W1 दोनों को लेकर के यहाँ रखेंगे, W को रखेंगे, एम इस तरह निकालेंगे। और जेड भी आपको कहाँ से लेना है? जेड लेना है स्टील टेबल से। जेड की जगह पे क्या यूज करेंगे आप? स्टील टेबल से जेड एक्स वाली वैल्यू लेंगे, ठीक है। ना कि आपने जो सेकंड स्टेप में निकाला था उस जेड को नहीं लेना, स्टील टेबल से लेंगे जेड एक्स। समझ आ रहा है इतना? इन दोनों को पुट करके आप निकाल देंगे सिग्मा बीसी की वैल्यू। अब सिग्मा बीसी की वैल्यू दोस्तों IS कोड के अकॉर्डिंग जो परमिजिबल मैक्सिमम परमिजिबल बेंडिंग स्ट्रेस होता है उससे कम होनी चाहिए, ठीक है। ये IS कोड की रिकमेंडेशन मैंने आपको बताई भी थी। लिख देंगे यहाँ पर अकॉर्डिंग टू IS 800-1984 के अकॉर्डिंग क्या होगा? जो सिग्मा बीसी की वैल्यू होगी वो कम होनी चाहिए किससे? मैक्सिमम परमिजिबल बेंडिंग स्ट्रेस से। मैक्सिमम परमिजिबल बेंडिंग स्ट्रेस से इसकी वैल्यू कम होनी चाहिए। और मैक्सिमम परमिजिबल स्ट्रेस कितना होता है? F/250 के लिए 165 न्यूटन पर mm स्क्वायर होता है। मतलब 165 न्यूटन पर mm स्क्वायर से कम आनी चाहिए वैल्यू, तब तो आपने जो सेक्शन चुना है वो सेफ है, अदरवाइज आपका सेक्शन फेल हो जाएगा, फिर आपको दूसरा सेक्शन चुनना पड़ेगा। समझ आ रहा है? तो आपने एक तो चेक कर लिया किसके लिए? बेंडिंग के लिए, बेंडिंग स्ट्रेस के लिए। इस तरह चेक करना, आप लिख लीजिए इसको। दूसरा चेक करेंगे दोस्तों हम इसमें एवरेज शियर स्ट्रेस के लिए, ठीक है। तो दूसरा चेक लगाता हूँ मैं, इसको आप लिख लो, चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लो इसका। देखिए दूसरा सेकंड लगाएंगे हम किसके लिए? सेकंड चेक होगा फॉर, चेक नंबर सेकंड है, फॉर एवरेज शियर स्ट्रेस। एवरेज शियर स्ट्रेस, तो एवरेज शियर स्ट्रेस का फॉर्मूला आपको बहुत अच्छे से पता है, टाउ AB इक्वल टू V अपॉन में कैपिटल D इंटू TW। क्लियर? ये होगा टाउ AB आपको निकालना। तो B क्या है यहाँ पर? B होता है शियर फोर्स।
और किसी भी सिंपली सपोर्टेड बीम पर यदि ऊपर से यूडीएल आ रहा हो, डब्ल्यू यूडीएल आ रहा हो, एल इसका इफेक्टिव स्पैन है, तो शियर फोर्स का फॉर्मूला WL/2 होता है, मैंने आपको ये बताया था। ठीक है, ये W क्या है यहाँ पर, W यहाँ पर टोटल लोड है जो इससे पिछले वाले चेक में निकाला था, W1 प्लस स्टील टेबल से बीम का सेल्फ वेट। B मिल गया, यहाँ पुट कर देंगे। D कहाँ से लेंगे आप, D आपको स्टील टेबल से लेना है, स्टील टेबल से। ठीक, और क्या रहेगा TW वेव की थिकनेस, ये भी कहाँ से लेनी है, स्टील टेबल से, स्टील टेबल से। समझ आ रहा है? तो आपको ये तीनों वैल्यू को यहाँ पुट करके टाउ ए भी निकाल देना है। अब टाउ ए भी IS 800 1984 के अकॉर्डिंग कितना होता है, टाउ ए वी की वैल्यू कम होनी चाहिए परमिजिबल एवरेज शियर स्ट्रेस से, परमिजिबल एवरेज शियर स्ट्रेस। अब परमिजिबल एवरेज शियर स्ट्रेस कितना होता है, तो ये 100 होता है न्यूटन पर mm स्क्वायर में। ठीक है, ये आपको पता है IS कोड के अंदर 0.40 FY लेते हैं ना, 0.40 FY, तो FY 250 के लिए इसकी वैल्यू 100 होती है, तो 100 से कम आना चाहिए टाउ ए वी, तब आपका सेक्शन सुरक्षित होगा। ये हो गया दूसरा चेक। एक और लास्ट चेक है, फिर आपके डिजाइन के स्टेप हो जाएंगे कंप्लीट। तो तीसरा चेक देखते हैं। देखिए तीसरा चेक समझते चलिए बस। ठीक है, हल्का स्लो में इसलिए समझा रहा हूँ आपको ताकि आप इसे भूलें ना, क्वेश्चन जरूर आएगा, कंपलसरी, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा ही पूछा जाएगा ये। तीसरा स्टेप क्या रहेगा, किसके लिए चेक लगाएंगे, सॉरी तीसरा पॉइंट रहेगा, चेक किसके लिए लगाएंगे इसमें हम, डिफ्लेक्शन के लिए, चेक फॉर डिफ्लेक्शन। क्या है, चेक फॉर डिफ्लेक्शन। अरे यार ये और डिस्टर्बेंस रहता है। देखिए तीसरा पॉइंट क्या है, डिफ्लेक्शन के लिए चेक लगाएंगे। तो डिफ्लेक्शन के लिए आपको पता है डिफ्लेक्शन का फॉर्मूला क्या होता है, किसी भी सिंपली सपोर्टेड बीम के लिए जिस पर यूडीएल आ रहा हो, इस केस में क्या होता है डिफ्लेक्शन, 5 WL की पावर 4 अपॉन में 384 EI। आपको पता है इतना। ठीक है, अब IS कोड ने क्या रिकमेंड किया था कि आपने ये जो निकाला है डिफ्लेक्शन, इसकी वैल्यू कम आनी चाहिए। किससे कम आनी चाहिए, L/325 से। L/325 से यदि ये कम आता है तब आपका सेक्शन सुरक्षित है, अदरवाइज फेल हो जाएगा। ठीक है, तो आपको W तो पता है, ये W आपको पता है ऑलरेडी, अभी निकालें आप फर्स्ट पॉइंट में। L आपको क्वेश्चन में दिया होगा। E की वैल्यू आप लिख लीजिए, E की वैल्यू स्टील के लिए 2 × 10⁵ होती है न्यूटन पर mm स्क्वायर में। समझ आ रहा है? और I की वैल्यू कहाँ से लाएंगे आप, I की वैल्यू स्टील टेबल से लिख लेना, IXX स्टील टेबल से। मैं आपको एक एक पॉइंट बता रहा हूँ, ठीक है, कौन सी वैल्यू कहाँ से लेनी है आपको। समझ आ गया इतना? तो डिफ्लेक्शन के लिए भी चेक हो गया। तो इस तरह से ये 3 मेन स्टेप थे। पहले स्टेप में कैलकुलेशन फॉर लोड, दूसरे स्टेप में खंड का चयन यानी कि चूजिंग ए सेक्शन, और तीसरे स्टेप में चेक फॉर सेफ्टी, सुरक्षा के लिए जांच। सुरक्षा के लिए 3 चीज़ में जांच करते हैं, बेंडिंग स्ट्रेस के लिए करते हैं, उसके बाद एवरेज शियर स्ट्रेस के लिए करते हैं, तीसरा डिफ्लेक्शन के लिए करते हैं। तीनों स्टेप आई थिंक सो आपको क्लियर हो गए होंगे बहुत अच्छे से, इनको नोट कर लेना अच्छे से। ठीक है, अब बात करते हैं इन तीनों स्टेप पर आधारित एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन, जिससे कि आपके स्टेप भी अच्छे से और अच्छे से रिवाइज हो जाएं। तो चलिए बात करते हैं न्यूमेरिकल क्वेश्चन की। मैं इसे रफ करके पहले क्वेश्चन नोट कर लेता हूँ। तो देखिए दोस्तों, डिजाइन का क्वेश्चन है ये। एक शुद्ध आलंबित धरण का विकल्पन करें, मतलब डिजाइन ऑफ सिंपली सपोर्टेड बीम। आपको सिंपली सपोर्टेड बीम का डिजाइन करना है, और धरण की प्रभावी विस्तृति कहते हैं इफेक्टिव स्पैन को। यह 6.5 मीटर है। यह अपने संपूर्ण विस्तृति पर 20 किलो न्यूटन प्रति मीटर का एक समान वितरित भार कहते हैं यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड यानी यूडीएल वहन करती है। धरण की संपीड़न फ्लैंज पूरी लंबाई में पार्श्विक दिशा में आबद्ध है, मतलब लेटरली रेस्ट्रेंड है ये बीम। आगे कह रहा है अविकल्पन की जांच अपरूपण एवं विक्षेप के लिए भी कीजिए। अपरूपण कहते हैं शियर और विक्षेप कहते हैं डिफ्लेक्शन, इसके लिए भी कीजिए। अनुज्ञेय प्रतिबल आदि निम्नलिखित है, यानी जो आपके परमिजिबल स्ट्रेस है वो ये दे रखे हैं। परमिजिबल बेंडिंग स्ट्रेस दे रखा है 165 न्यूटन पर mm स्क्वायर। अपरूपण दे रखा है यानी कि शियर दे रखा है कितना 100, और ई की वैल्यू दे रखी है 2 × 10⁵, और अनुज्ञेय विक्षेप यानी परमिजिबल डिफ्लेक्शन दे रखा है विस्तृति अपॉन 325 यानी कि स्पैन अपॉन 325 ये दे रखा है। इतना समझ आ रहा है।
अब सबसे पहला काम क्या करना है, आप इसका गिवन डेटा लिख लो, ठीक है। मैं गिवन डेटा लिख के फिर क्वेश्चन को रफ कर देता हूँ। तो गिवन डेटा में आपको सबसे पहले क्या करना है, डिजाइन करना है किसका, सिंपली सपोर्टेड बीम का। आपको इफेक्टिव स्पैन दे रखा है, इफेक्टिव स्पैन दे रखा मतलब स्मॉल एल की वैल्यू दे रखी है कितनी, 6.5 मीटर। इतना समझ आया। दूसरी चीज़ क्या दे रखी है आपको, इसमें एक लोड और दे रखा है जो कि इम्पोज्ड लोड होता है दोस्तों। इम्पोज्ड लोड दिया है W1 दे रखा है कितना, 20 किलो न्यूटन पर मीटर। ये दो वैल्यू दे रखी है, समझ आ रहा है। और इसके बाद स्ट्रेस दे रखे हैं परमिजुअल 165, 100 और ई का मान 2 × 10⁵ और ये सब आपको याद भी होना चाहिए। नीचे वाला डेटा कभी कभी क्वेश्चन में नहीं देता, ये आपको याद होना चाहिए। मैंने स्टेप में लिखवाया था, समझ पा रहा है। केवल दो चीज़ दे रखे हैं, यही दो आपको देगा, इफेक्टिव स्पैन और इम्पोज्ड लोड। ये दोनों डेटा आपको क्वेश्चन में देगा। बाकी आपको ये वाला सारा याद रखना है खुद से, समझ आ रहा है। मैं क्वेश्चन को रफ करता हूँ, इसको ऊपर लिख देता हूँ। क्वेश्चन का आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। यहाँ पर बोर्ड पर जगह कम है, डिजाइन का क्वेश्चन इसलिए मुझे रफ करना पड़ेगा, समझ आ गया ना। आप क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है। देखिए अब मैं इसको सॉल्व करा दूँगा आपको स्टेप वाइज। बहुत आसान क्वेश्चन है, बस आपको स्टेप को फॉलो करते चलना है। मैं जितने भी क्वेश्चन आपको दोस्तों कराता हूँ, स्टेप बिल्कुल इस तरह से कराता हूँ कि आपका क्वेश्चन बिल्कुल नहीं फंस सकता कहीं भी। आप इजीली क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। फिर भी आपको क्वेश्चंस में किसी भी क्वेश्चन में प्रॉब्लम आती है, टेलीग्राम चैनल पर मुझे क्वेश्चन सेंड कीजिए, मैं आपको आंसर सॉल्व करके भेज दूंगा, ठीक है। टेलीग्राम चैनल का लिंक मैं आपको नीचे दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में। तो एल दे रखा था कितना इसमें आपको, 6.5 मीटर और W1 जो कि इम्पोज लोड है वो दे रखा था 20 किलो न्यूटन पर मीटर। ये आपको डेटा दे रखा था। अब बात करते हैं स्टेप 1 की। सबसे पहले लिखेंगे हम स्टेप फर्स्ट। स्टेप फर्स्ट में क्या करते हैं, कैलकुलेशन फॉर लोड। थोड़ा फास्ट करते हैं अब, ठीक है। कैलकुलेशन फॉर लोड। अब लोड के लिए कैलकुलेशन करनी है आपको, ठीक है। आप हिंदी में लिख सकते हैं भारों की गणना, लोड्स लिख देना। सबसे पहली चीज़ लिखते हैं हम क्या, इम्पोज लोड। इम्पोज्ड लोड हिंदी में लिख लेना आप, अध्यारोपित भार बोलते हैं इसे। W1 कितना दे रखा है, 20 किलो न्यूटन है। इसको न्यूटन में चेंज कर सकते हैं या किलो न्यूटन में भी लिख सकते हैं। 20 किलो न्यूटन पर मीटर है ये, इतना समझ आया। दूसरा हम निकालेंगे सेल्फ वेट ऑफ बीम, यानी बीम का स्वयं का भार, लिख लेना हिंदी में आप, W2। ये कैसे निकालते हैं, तो लिख देंगे डिपेंड ऑन इफेक्टिव स्पैन। जो स्पैन है इसे इफेक्टिव स्पैन ही लेंगे आप सीधे, स्मॉल एल की वैल्यू पर डिपेंड करता है। क्लियर। कैसे निकालेंगे, कितना है ये, 6 मीटर से अधिक है तो आप यहाँ लिख देंगे 6 मीटर से अधिक के लिए जो हमारा W2 होता है दोस्तों वो कितना होता है, W2 बराबर, यस बताइए कितना होता है। देखिए 3 मीटर तक के लिए 1.5%, 3 से 6 के लिए 2%, 6 मीटर से अधिक के लिए 3.5%, यानी 3.5% ऑफ W1। W1 कितना था, 20 था। 20 का 3.5% निकालना है, परसेंटेज निकालना सबको आता है। 3.5% की जगह 100 कर देंगे अपॉन में, ऑफ की जगह मल्टीप्लाई 20। 20 से काटा, 20 पंजे 100, 5 सत्ते 35, तो 0.7 आ गया। ये 0.7 किलो न्यूटन पर मीटर W2 आ गया। अब क्या निकालेंगे, टोटल लोड। टोटल लोड कैसे निकालते हैं दोस्तों, टोटल लोड मतलब कैपिटल W आ जाएगा W1 प्लस W2, दोनों को ऐड कर दीजिए। W1 20 था, ये 0.7 आया है तो 20.7 किलो न्यूटन पर मीटर, ठीक है भाई। ये डीपी गुप्ता की बुक में सॉल्यूशन गलत दे रखा है, प्लीज़ करके आप वहाँ ना देखें, वहाँ पर ये निकाल ही नहीं रखा, डायरेक्ट केवल W1 के लिए ही कैलकुलेट कर दिया। ऐसा नहीं करना है, सेल्फ वेट भी आपको लेना है। टोटल लोड कैलकुलेट करते हैं, हमेशा याद रखेंगे, ठीक है। इसीलिए आपको यहाँ पर ये बिल्कुल करेक्ट है, मैं पहले बता रहा हूँ। जिनके पास भी डीपी गुप्ता की बुक है बिल्कुल कन्फ्यूज मत होना, उसमें एरर है वो, ठीक है, गलती है और बहुत बड़ी गलती है ये कैलकुलेट ही नहीं किया उन्होंने, डायरेक्ट इसके लिए ही कैलकुलेट कर रखा डायरेक्टली, ठीक है। समझ आ रहा है आपको, पूरा स्टेप वाइज चलना सीक्वेंस में। एक भी नंबर कट जाए तो आप मुझसे आके कह सकते हैं, ठीक है। एक भी नंबर नहीं कट सकता। अगर आपको मैंने जितनी वीडियो प्रोवाइड की है अब तक, 20 वीडियो हो चुकी हैं लगभग, 2-3 वीडियो और आएंगी आपकी, तो आज ही मिल जाएंगी आपको वो। तो टोटल 23-24 वीडियो अगर आप पूरी कवर कर लेते हैं तो आपको अगर एक भी नंबर कट जाए, 50 में से अगर चलो एक कट भी सकता है, हालांकि थ्योरी का अगर आप करके आएंगे तो थ्योरी में एक आध नंबर, लेकिन आपके 45 प्लस में मार्क्स कहीं नहीं गए, ठीक है। कितने, 45 प्लस में मार्क्स आएंगे आपके 50 में से। सारी वीडियो करके चले जाना आप, जरूरी नहीं है किसी भी चैप्टर के सारे ही क्वेश्चन लगाए जाएं। कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, फॉर्मूले स्टेप याद होने चाहिए, क्वेश्चन बाहर नहीं आएगा। फालतू टाइम वेस्ट करते हैं पूरी एक्सरसाइज को सॉल्व करने में। केवल क्या करना है, कॉन्सेप्ट अपना क्लियर कीजिए, फॉर्मूले स्टेप को याद करिए, फालतू टाइम वेस्ट बिल्कुल मत कीजिए, ठीक है। स्टेप 1 समझ आया, बात करते हैं स्टेप 2 की। देखिए ध्यान से स्टेप 2।
ये W 20.7 इधर लिख दे रहा हूँ, जो वैल्यू निकलती जा रही है। W कितना आया था 20.7 किलो न्यूटन पर मीटर। ठीक है, स्टेप 1 क्लियर। अब देखिए स्टेप 2, एक एक स्टेप करके सॉल्व करा रहा हूँ आपको, बस ध्यान से समझते चलना है। स्टेप 2 करेंगे। अब स्टेप 2 में क्या करते हैं, खंड का चयन करते हैं, चूजिंग ए सेक्शन, चूजिंग ए सेक्शन। अब सेक्शन का चयन दो तरह से करते हैं, जेड निकालते हैं और डी निकालते हैं। तो सबसे पहले निकालेंगे रिक्वायर्ड सेक्शन मॉडुलस, रिक्वायर्ड हिंदी में लिख लेना आवश्यक आकृति मापांक। रिक्वायर्ड सेक्शन मॉडुलस यानी जेड। जेड का फॉर्मूला क्या होता है, m/σ/bc। क्लियर। सबसे पहला काम m निकालना है आपको। m का फॉर्मूला लगाइए, क्या होगा WL²/8। वैल्यू आपको क्वेश्चन में दी है, W दे रखा है 20.7, L की वैल्यू 6.5/8। 6.5 का स्क्वायर करेंगे। आप इसकी यूनिट जरूर देख लेना, किलो न्यूटन पर मीटर। मीटर से मीटर कर कैंसिल होगा, लेकिन यहाँ स्क्वायर इसलिए क्या बचेगा, किलो न्यूटन मीटर में आएगा आंसर। इसको कैलकुलेट कर देते हैं जल्दी से, देखिए कितना आ जाएगा ये 20.7 गुणा 6.5 का स्क्वायर डिवाइड बाई 8, ये आ रहा है 109.32 किलो न्यूटन मीटर। इतना आ गया, समझ आया है हम। अगली चीज़ सिग्मा बी सी क्वेश्चन में भी दे रखा था, बाकी आपको याद भी रखना है। 165 न्यूटन पर mm स्क्वायर। ये mm में है, न्यूटन mm में, तो इसको न्यूटन mm में चेंज करने के लिए 10 की घात 6 से गुणा कर देंगे। चलिए जेड निकालिए जल्दी से। जेड कितना आएगा, जेड आ जाएगा आपका 109.32 इंटू 10 की पावर 6 अपॉन 165। इसको कैलकुलेट कर देते हैं, 109.32 इंटू 10 की पावर 6 और डिवाइड बाई 165। ये वैल्यू आ रही है दोस्तों 662.54 इंटू 10 की पावर 3 mm की पावर 3। अब आपको स्टील टेबल में जेड दे रखा होता है सेंटीमीटर की पावर 3 में, तो 3 घात को हटा देंगे, ये सेंटीमीटर की पावर 3 बन जाएगा, सेंटीमीटर की पावर 3। इतना समझ आया। दूसरी चीज़ क्या निकालते हैं दोस्तों, दूसरा निकालते हैं हम इसमें रिक्वायर्ड टोटल डेप्थ, रिक्वायर्ड डेप्थ फॉर डिफ्लेक्शन, यानी विक्षेप के लिए आवश्यक गहराई। और डी बराबर क्या बताया था आपको, 55 mm पर मीटर स्पेन, यानी एल से मल्टीप्लाई कर दो 55 में। 55 में एल से करेंगे, एल कितना 6.5, तो लिख लीजिए यहाँ पर 55 इंटू 6.5। तो यहाँ से डी कितना आ जाएगा दोस्तों 55 इंटू 6.5, 357.5। इतना आ गया mm। अब आपको स्टील टेबल में जाना है। स्टील टेबल में जाकर के क्या करना है आपको, सेक्शन का चयन करना है। ठीक है, तो मैं स्टील टेबल में चला जाता हूँ और सेक्शन का चुन लेता हूँ। सेक्शन का चयन, स्टील टेबल देखना सबको आता है ना, हाँ जी, एक मिनट। अब मैं आपको यहाँ दिखा सकता था, लेकिन बुक में आपको शो नहीं हो पाएगा अच्छे से, इसीलिए आप प्लीज़ करके खुद से देख लेना। ठीक है, स्टील टेबल में देखा हमने यहाँ से, तो हमें सेक्शन ISMB 350 देख लो। ISMB 350 कितना, IS स्टील टेबल से ISMB 350, ISMB 350 देखिए आप। अगर आप इसको देखेंगे तो इसके लिए डी की वैल्यू कितनी है, डी है 350 mm, और यहाँ पर डी कितना था 357, लगभग बराबर आ रहा है ना। दूसरा जेड चाहिए, जेड हमने देखा तो जेड आपका यहाँ पर कितना था 662, और इसका है 778.9, इसका कितना है 778.9 सेंटीमीटर की पावर 3। तो इससे ज़्यादा ही है, देख लो ज़्यादा है इससे। तो आपको ऐसा सेक्शन चुनना है कि गहराई तो इसके बराबर हो या इसके लगभग में हो, मतलब थोड़ा बहुत कम या थोड़ा ज़्यादा, और जेड का मान हर हाल में इस वाले जेड से ज़्यादा होना चाहिए। तो ज़्यादा था ना, हमने इस सेक्शन को चुन लिया। स्टील टेबल में जाना आपको आई बीम वाले सेक्शन में। थोड़ा सा आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ, अगर दिख जाए तो हल्का फुल्का सा। ये आई बीम है, और आई बीम में आपको क्या करना है, एक तो जेड वाला पोर्शन देखना है। जेड वाला पोर्शन यहाँ पर लिखा है 13वें नंबर पर। अगर आप 13वें नंबर पर देखेंगे दोस्तों, यहाँ से स्टार्ट है चैनल,
आई बीम यही था, ठीक है। अगर आप यहाँ देखेंगे 13वें नंबर पर चलते जाएंगे तो आपको यहाँ देखना है जहाँ कहीं भी 600 से ज़्यादा लिखा हो, तो अगर आप देखते जाएंगे दोस्तों तो आपका ये ISMB आ रहा है, देखो, ठीक है। तो आप इसको देख लेना प्लीज़ करके, आपको कैमरे के सामने दिखाई नहीं देगा स्टील टेबल में, आप खुद से देख लेना। स्टील टेबल का मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा स्टील टेबल, आप वहाँ से देख सकते हैं अगर आपके पास ना हो तो। हमने सेक्शन का चयन कर लिया, अब आपको इस सेक्शन को क्या करना है, जांच कर लेनी है इसकी, चयन करना आ गया ना। अब देखिए तीसरा स्टेप 3 को देखेंगे जल्दी से, थोड़ी सी वीडियो बड़ी होती जा रही है, जल्दी खत्म करते हैं भाई, प्लीज़ बोर मत होना, स्किप मत करना वीडियो को, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। पूरा खत्म करते हैं, बस 2-3 मिनट और रह गए हैं, बस जल्दी से देखो। स्टेप 3 देख लीजिए, स्टेप 3 आपके टाइम की वैल्यू मुझे बहुत पता है, इसलिए मैं खुद नहीं चाहता कि आपका टाइम ज़्यादा वेस्ट हो। चेक फॉर सेफ्टी, चेक फॉर सेफ्टी, सुरक्षा के लिए जांच करेंगे तो सबसे पहले करेंगे बेंडिंग के लिए, फॉर बेंडिंग स्ट्रेस, ठीक है। पहले मैं इसकी वैल्यू स्टील टेबल वाली सारी लिख देता हूँ, जो वैल्यू है इसकी, ठीक है, ताकि कोई दिक्कत ना हो क्वेश्चन को करते समय। TW की वैल्यू 8.1 mm, TW की वैल्यू 8.1 mm, एंड अगेन IXX है 13,630.3, 13,630.3, 13,630.3, ये सेंटीमीटर की पावर 4 है। और क्या चाहिए, जेड ले लो, जेड एक्स ऊपर लिखा, डी लिख गया, डब्ल्यू और देख लो वेट इसका, स्मॉल डब्ल्यू 0.524 किलो न्यूटन पर मीटर। ये सारी वैल्यूज आपको स्टील टेबल से लिख लेनी है, ठीक है। अब बेंडिंग में चेक लगाना है, बेंडिंग में चेक के लिए सिग्मा बी का फॉर्मूला आप जानते हैं क्या होता है, सिग्मा बी का फॉर्मूला M/Z होता है। M की वैल्यू कहाँ से निकालेंगे, तो M निकालने के लिए आपको चाहिए क्या, M फॉर्मूला पता है आपको, WL²/8 होता है। ये W कैसे मिलेगा आपको, तो एक तो W1 हो गया जो कि 20 क्वेश्चन में दिया था, प्लस में स्टील टेबल वाला इसका सेल्फ वेट लेना है 0.524 है, तो यहाँ से W आ जाएगा 20.524। ध्यान रखना यहाँ पर W आप स्टेप 1 वाला बिल्कुल नहीं लेंगे, यहाँ पर लेंगे आप जो आपने सेक्शन चुना है उसके लिए W की वैल्यू, ठीक है। इसको जोड़ेंगे तो 20.524 आएगा, इसको पुट करेंगे, यहाँ L की वैल्यू पुट करेंगे, M निकाल देंगे, तो यहाँ रख दीजिए, W की जगह रखेंगे 20.524 इंटू में L की वैल्यू थी कितनी 6.5, इसका स्क्वायर अपॉन 8, इसको कैलकुलेट कीजिए, यहाँ से कितना आ रहा है, ये 20.524 इंटू 6.5 का स्क्वायर डिवाइड बाई 8, तो ये आ रहा है आपका 108.39, ये किलो न्यूटन मीटर में आएगा। अब आप यहाँ पर रख दीजिए वैल्यू, सिग्मा बी सी लिख लीजिए इसके साथ, सिग्मा बी सी निकालिए, M की जगह पे रखेंगे 108.39, 10 की पावर 6 कर देंगे न्यूटन MM के लिए। Z की वैल्यू कितनी है यहाँ पर, Z ये हाथ Z सेंटीमीटर को MM में चेंज कर लेंगे तो ये 778.9 इंटू 10 की पावर 3 कर देंगे, यहाँ से इन दोनों को डिवाइड कर लीजिए, इंटू 10 की पावर 6 डिवाइड बाई 778.9 इंटू 10 की पावर 3, तो ये आ रहा है 139.16 न्यूटन पर MM स्क्वायर। अब ये क्या बताया था मैंने आपको, ये 165 से कम आना चाहिए, तो ये कम आ रहा है दोस्तों 165 न्यूटन पर MM स्क्वायर से। डेट मीन्स क्या है, ओके है, मतलब सेक्शन ओके है आपका बेंडिंग के लिए। दूसरा लगाते हैं चेक जल्दी से, दूसरा देखिए, इसको रफ कर रहा हूँ, समझ में आ गया ना। M निकालना था, Z स्टील टेबल से देखना, दोनों को डिवाइड करके वैल्यू निकाल ली, 165 से कम आनी चाहिए थी। अब दूसरा देखेंगे, दूसरा चेक लगाएंगे जल्दी से। दूसरा होता है फॉर एवरेज शियर। एवरेज शियर का मतलब औसत अपरूपण प्रतिबल, एवरेज शियर स्ट्रेस। एवरेज शियर स्ट्रेस का फॉर्मूला टाउ AV इक्वल टू क्या होता है, टाउ AV इक्वल टू होता है B अपॉन कैपिटल D इंटू TW। B निकालेंगे, B का फॉर्मूला आपको पता है WL/2, W जो अभी लिया था कितना 20.524 इंटू L कितना था, L 6.5 मीटर है, अपॉन 2 करेंगे, इसको सॉल्व कर लेंगे, कितना है ये 20.524
इंटू में 6.5 डिवाइड बाई 2, यार 66.703, ये किलो न्यूटन में आएगा दोस्तों। किलो न्यूटन में था आपका लोड, इसलिए वैल्यू पुट कीजिए यहाँ, तो टाउ ए भी निकल जाएगा यहाँ से, कितना आए 66.703 किलो न्यूटन को न्यूटन में चेंज करेंगे, 10 की घात 3 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, अपॉन में डी की वैल्यू, डी स्टील टेबल से लेंगे 350 था, इंटू में टी डब्ल्यू स्टील टेबल से लेंगे 8.1 है, इसको कैलकुलेट कीजिए, 100 से कम आना चाहिए, इंटू में 1000 डिवाइड बाई 350 इंटू 8.1 डिवाइड कर दिया, तो ये आ गया 23.52 न्यूटन पर mm स्क्वायर। और एवरेज शियर स्ट्रेस 100 होता है, 100 से कम आना चाहिए था, 100 से कम है, डेट मीन्स ओके है, ठीक है, एवरेज शियर के लिए ओके है। तीसरा चेक और लगाते हैं फटाफट से, समझ में आ गया ना, बी निकाला, डी टी सब रख करके, टाउ ए भी आ गया, 100 से कम आया, ओके। तीसरा और देख लीजिए जल्दी, तीसरा थर्ड रहता है किसके लिए, डिफ्लेक्शन के लिए, फॉर डिफ्लेक्शन, फॉर डिफ्लेक्शन। डिफ्लेक्शन फॉर्मूला क्या होता है इसका, 5WL⁴ अपॉन 384 EI। अब आगे आपको क्या करना है, यहाँ से आगे W की जगह पर W की वैल्यू पुट करेंगे। W कितना था आपका, कैपिटल W था 20.524 किलो न्यूटन पर मीटर, ठीक है। आपको इसको पुट कर देना है कैपिटल W के प्लेस पर यहाँ पर, ठीक है। इसके बाद क्या करना है आपको, L की जगह पे L की वैल्यू रखनी है, कितनी थी 6.5 मीटर थी, mm में चेंज करके पुट कर देंगे। E की वैल्यू आपको 2 × 10 की घात 5 रखना है। I की वैल्यू स्टील टेबल वाली ये पुट करनी है, यहाँ पुट करके आप इसको सॉल्व कर लेना, ठीक है। यहाँ से इसकी वैल्यू निकालना, कुछ वैल्यू आएगी। इसके बाद आपको पता है परमिजिबल के लिए क्या होता है, ये L/325, आप L/325 को कैलकुलेट करना, तो ये इसकी कुछ वैल्यू आएगी। तो ये जो आपने वैल्यू यहाँ निकाली है, ये वैल्यू इस वैल्यू से कैसी होगी, कम होनी चाहिए। समझ पा रहे हैं आप, तो इसको कैलकुलेशन है खुद से कर लेना, वैल्यू पुट करके क्या करना है आपको, डिफ्लेक्शन निकालना है वैल्यू रख के यहाँ से, और इसको निकालना है। दोनों में से ये वाला कम आएगा, इससे कम आता है तो ओके है, कम नहीं आता तो फिर सेक्शन चेंज करना पड़ेगा। तो आपको मेनली 2-3 ये चेक लगाने थे, चेक भी कंप्लीट हो गए। आई होप सो आपको स्टेप अब अच्छे से क्लियर हो गए होंगे, मैंने स्टेप भी समझा दिया आपको और इस पर क्वेश्चन भी लगवा दिया। आई थिंक सो आपको क्लियर हो गया होगा। अब दोस्तों ये चैप्टर हो चुका है आपका कंप्लीट स्टील बीम का। अब इसके बाद मैं आपको कराता हूँ कॉलम बेस एंड फाउंडेशन, तो इसको यहीं रोकते हैं वीडियो को, नेक्स्ट वीडियो में आपको कराता हूँ मैं कॉलम बेस एंड फाउंडेशन, ठीक है। तो फिर आप इसकी प्रैक्टिस कीजिए, फिर मैं आपको दूसरी वीडियो अब बना करके प्रोवाइड कर दे रहा हूँ, ठीक है। देखिए